कल की क्लास में हमने पठार प्लेटो जो है उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम प्लेन्स मैदानों को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने जो पठार डिस्कस किए थे उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मुझे एक प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। 2016 का जो स्पेशल मेंस हुआ था, जो कुछ लिमिटेड लोगों ने ही दिया था, उस स्पेशल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिफाइन मेसा, मेसा को परिभाषित कीजिए, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न पठार वाले चैप्टर से है, प्लेटो वाले से है। और इसमें मेसा लिखते समय आप वो भी बता सकते हैं कि झारखंड में जो है मेसा को पार्टलैंड कहा जाता है, और वो सारी चीजें भी इसमें डिफाइन की जा सकती हैं। तो इस तरह से पठार के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्लेटो की भी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, पठारों के भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, प्लेन्स किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं, वो देखते हैं। मैदान भी एक उच्चावच है। ये किस ऑर्डर का रिलीफ फीचर है? तो ये भी दूसरे या सेकंड ऑर्डर का रिलीफ फीचर है। सेकंड ऑर्डर का, द्वितीय श्रेणी की जो उच्चावच परिस्थितियां हैं वो है ये। और सेकंड ऑर्डर का रिलीफ फीचर होने के साथ साथ मैदान होता क्या है, मैदान से आप क्या समझते हैं? मैदान की परिभाषा सिंपल सी है, कोई भी ऐसा स्थलीय भाग जो समतल हो, जिसकी ऊंचाई बहुत कम हो, निम्न भूभाग है, ये लोलैंड एरियाज में पाए जाते हैं मैदान। तो जैसे हमने पठार में भी देखा था कि उसका ऊपरी शिखर जो है वो समतल था, पर पठार और मैदान अलग है। पठार जो होता है प्लेटो, वो थोड़ा ऊंचा होता है, मैदान ऊंचा नहीं होता। मैदान नीचे निम्न भूमि क्षेत्र में होता है, लोलैंड एरियाज में होता है। तो निम्न भूमि क्षेत्र में ऊंचाई कम होती है मैदानी क्षेत्रों की सामान्यतः, और निम्न भूमि क्षेत्र में मैदान होते हैं, लोलैंड एरियाज में। और मैदान की खास बात यह है कि ये लगभग हमें समतल फ्लैट देखने को मिलते हैं, और इनमें जो स्लोप होता है वो बहुत जेंटल होता है, ढाल बहुत मंद होता है। जैसे ये जो आपको समतल मैदान दिख रहा है, इसको अगर हल्का सा ढाल दें हम, तो इसका ढाल इस तरह से बहुत ही मंद ढाल होता है। तो प्लेन्स जो होते हैं उनके स्लोप अगर उनमें होता भी है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो बहुत जेंटल स्लोप होता है, जेंटल स्लोप, मंद ढाल। तो मैदानों की सिंपल सी परिभाषा है, वो निम्न भूमि क्षेत्र जो समतल हो, जिसका ढाल बहुत मंद हो, उसे मैदान कहा जाता है। द लोलैंड एरिया विच इज फ्लैट एंड जेंटल स्लोप्ड इज कॉल्ड प्लेन रीजन और प्लेन। इट इज सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर। अब देखिए, मैदान जो है उसको उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस किए, वही है। लार्ज फ्लैट एरिया मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई समतल भूमि जो है वो मैदान होती है। द स्लोप इज जेंटल ओवर ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत बड़े भूभाग में बहुत ज्यादा दूरी तक जो ढाल है वो मंद देखने को मिलता है, समतलता ज्यादा देखने को मिलती है। और अनइवन लैंड जो है, उबड़ खाबड़ भूमि या उच्च जो उच्चावच परिस्थितियां होती है, जैसे पठार वगैरह जो होते हैं, वो एक समय के बाद घिसते 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 मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्लेटो और कोई भी हाईलैंड रीजन है, तो वो इरोड होते होते प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इरोजन की जो साइकिल होती है, इरोजन साइकिल या अपर्दन चक्र जिसे कहते हैं, अपर्दन चक्र के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी ऊंचा भूभाग जो है, जैसे कोई पठार वगैरह है, वो धीरे धीरे उसका अपर्दन होके, अपक्षय होके, उसकी साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है, कम होता जाता है, ऊंचाई कम होती जाती है, और धीरे धीरे वो उच्चावच जो है वो धीरे धीरे मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो अपर्दन की अंतिम जो अवस्था होती है, इरोजन की जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें अक्सर ऊंचे भूभाग, हायर लैंड मासेस प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं प्लेन्स। अब मैदान बनते कैसे हैं? तो देखिए, मैदान बहुत सी चीजों से बन सकते हैं। जैसे मैदान निक्षेपण गतिविधियों से बनते हैं, डिपोजिशन एक्टिविटीज जो होती हैं, चाहे वो डिपोजिशन एक्टिविटीज विंड्स के द्वारा हो, चाहे वो रिवर्स के थ्रू हो, नदियों के पवनों के द्वारा या हिमनद के द्वारा, निक्षेपण गतिविधियों से मैदान बनते हैं। और कुछ मैदान जो हैं वो अपर्दन के कारण भी बनते हैं, अपर्दन इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से भी बनते हैं। जैसा अभी आपने देखा, कोई हाई लैंडमास होगा, ऊंचा भूभाग होगा, वो अपर्दित होके, कट के, अपक्षय होके और इरोड होके धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लेन में। तो इरोजन से भी बनते हैं मैदान। अच्छा, निक्षेपण से मैदान कैसे बनते हैं? तो देखिए, नदियां जो अवसाद लेकर आती है, सेडिमेंट्स, वो नदियां अवसाद धीरे धीरे लोलैंड एरियाज में जमा करती है, और उन सेडिमेंट्स के जमते जाने से क्या बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। तो निक्षेपण से भी बनते हैं, अपर्दन से भी बनते हैं मैदान। और उसके साथ साथ
पटल विरूपण से भी बनते हैं मैदान, पटल विरूपण, जिससे हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म आपको पता है क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म महादेश जनक जो बल होते हैं उन्हें हम पटल विरूपणीय बल कह सकते हैं, जिनसे कॉन्टिनेंट्स वगैरह बनते हैं, जिनसे अप और डाउन मूवमेंट होता है। तो पटल विरूपण बल के अंतर्गत पृथ्वी की जो क्रस्ट है, लैंडमास जो है अर्थ का, उसमें नीचे से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, या फिर कई बार वो जो लैंडमास है या क्रस्ट है वो नीचे की तरफ धंस जाती है। तो कुछ भूभागों का बहुत बड़े एरिया में ऊपर उठने से भी मैदान बनते हैं और नीचे की तरफ धंस जाने से भी मैदान बनते हैं। तो पटल विरूपण बलों से भी प्लेन्स का निर्माण होता है। दैट मीन्स अपवर्ड राइजिंग ऑफ एनी लैंडमास और क्रस्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी क्रस्ट। तो दोनों ही चीजों से ऊपर आना किसी भूमि का और नीचे जाना किसी भूमि का, इन दोनों प्रकार से भी जो मैदान है उनका निर्माण होता है। तो कई सारी घटनाओं से, परिघटनाओं से मैदानों का निर्माण होता है। बहिर्जनित बलों में निक्षेपण, अपरदन आदि है, और आंतरिक बल जो होते हैं, अंतर्जात बल जिसको कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, उसमें डायस्ट्रोफिज्म की वजह से भी प्लेन्स बनते हैं। और आपको पता होगा एंडोजेनेटिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस जो होती है उसमें होता है ज्वालामुखी और भूकंप। आकस्मिक जो बल होते हैं उसमें ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। तो इसमें जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनसे भी कई बार लावा निकलता है और उस लावा के जमने से भी मैदान बनते हैं। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी प्लेन्स बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी। तो आपको याद होगा हमने जब फोर्स किए थे, बल किए थे, तो जब मेजर लैंडफॉर्म्स के नीचे जो मैंने फोर्सेस बताए थे आपको, उस फोर्सेस में सभी तरह के फोर्सेस से प्लेन्स जो है मैदान वो बनते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस से भी और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से भी, अंतर्जात बलों से भी, बहिर्जात बलों से भी। अंतर्जात बलों में आपको पता है, अंतर्जात बलों में एक तो आ जाता है पटल विरूपणी बल, जैसे हम कहते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, और एक होती है सडन फोर्सेस, आकस्मिक बल। सडन फोर्सेस में ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं मैदान, और पटल विरूपणीय जो बल होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म या डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, उसमें मेनली आती है महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी, इसे कहते हैं ओरोजेनिक फोर्सेस और इसे कहते हैं एपिओरोजेनिक। एपिओरोजेनिक, एपिओरोजेनिक में जो फोर्सेस होती हैं, एक तो होती है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से भी जो मैदान है वो बनते हैं। इसका मतलब महादेश जनक बलों से मैदान बनते हैं, पटल विरूपणीय बल के अंतर्गत आता है वो। और यहाँ पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं उनमें इतना डायरेक्टली कोई प्लेन बनने की संभावना इतनी नहीं है। यहाँ सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना ज्वालामुखी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि अर्थक्वेक से भी कई बार लैंड मासेस ऊपर आ जाते हैं, उससे भी प्लेन बन सकता है। बहिर्जनित बलों में, एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने एक तो डिन्यूडेशन किया था, अनाच्छादन, और एक किया था निक्षेपण। तो निक्षेपण से, डिपोजिशन से तो मैदान बनते ही हैं, निक्षेपण से, डिपोजिशन से प्लेन्स बनते हैं। डिपोजिशन के अलावा अनाच्छादन, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिन्यूडेशन, डिन्यूडेशन से भी बनते हैं प्लेन्स। डिन्यूडेशन के अंतर्गत क्या आता है, अपक्षय और अपरदन, इरोजन और वेदरिंग, इनसे भी प्लेन्स बनते हैं। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में जितनी भी फोर्सेस हमने की थी, उन सब फोर्सेस को कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। प्लेन फॉर्मेशन में उन सब का ही थोड़ा थोड़ा योगदान कहीं ना कहीं रहता है। तो मैदान जो है, अब देखिए मैदानों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जिस तरह से मैदान बने होते हैं उसके आधार पर मैदानों को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो मैदान जो है, एक तो होते हैं संरचनात्मक मैदान, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। संरचनात्मक मैदान ऐसा प्रकार है मैदानों का जिसका निर्माण आंतरिक बलों से होता है या अंतर्जात बलों से होता है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है, जो अर्थ के अंदर से लगती है, उनकी वजह से जो प्लेन्स बनते हैं उनको स्ट्रक्चरल प्लेन्स कहा जाता है। और इन एंडोजेनेटिक फोर्सेस में खास तौर पर जो बल काम आता है वो है पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में, पटल विरूपणी बल में मुख्यतः आता है महादेश जनक बल, जिसे एपिओरोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। और एपिओरोजेनिक फोर्स के अंतर्गत अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है, दोनों की वजह से बनते प्लेन्स। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, उमज्जन और निमज्जन, दोनों ही गतिविधियों से जो मैदान बनते हैं उनको संरचनात्मक मैदान कहते हैं। कैसे बनते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए अपरदनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन्स।
ये एक्सोजेनिक फोर्सेस से बने हैं, बहिर्जात बल से बने हैं। बहिर्जात बल में एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो उसमें मेनली ये जो इरोजनल प्लेन्स हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत आएंगे, डिन्यूडेशन की जो फोर्स होती है उसके अंदर आएंगे। और अपर्दन से जो प्लेन्स बनते हैं उनको और सब डिवाइड किया जा सकता है इरोजनल प्लेन्स को, नदीकृत मैदान, हिमानीकृत मैदान, वायु घर्षित मैदान और क्रास्ट मैदान। नदीकृत मतलब रिवर ने जो इरोजन किया हो उसकी वजह से जो प्लेन्स बनते हैं उनको रिवराइन प्लेन्स कहते हैं। हिमानीकृत मैदान, ग्लेशियल प्लेन्स वो होते हैं जो ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटीज से बने, अपर्दन क्रियाएं जो हो हिमनद की उससे बनने वाले मैदान। वायु घर्षित मैदान जो होते हैं ये पवनों की अपर्दन गतिविधियों से बनते हैं, विंड्स की इरोजन कैपेसिटी से या इरोजनल एक्टिविटीज से। क्रास्ट मैदान जो है ये बनते हैं ऐसे क्षेत्र में जहां घुलनशील चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर जैसी, और उनमें जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल, वो अपक्षय करता है, अपर्दन करता है, उन चट्टानों को घोल देता है क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है, और घोल कर उन चट्टानों को वहां से हटाकर और फिर समतल मैदान में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे मैदान जो होते हैं उनको कार्स्ट मैदान कहते हैं। और निक्षेपण जो मैदान होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स, उसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं। डिपोजिशन बहुत सारी चीजों के या बहुत सारी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनकी वजह से हो सकता है, जैसे विंड्स जो फोर्स लगाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, रिवर्स जो फोर्स लगाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो डिपोजिशन के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, विभिन्न जो हैं स्रोत हो सकते हैं जिनकी वजह से निक्षेपण हो सकता है। तो उसके आधार पर सब डिवाइड किया गया है। जलोढ़ मैदान, एलुवियल प्लेन्स जो जल की गतिविधियों, निक्षेपण गतिविधियों से बनते हैं, वाटर की डिपोजिशन एक्टिविटीज से। हिमानी मैदान होते हैं जो ग्लेशियर के डिपोजिशन एक्टिविटीज से बनते हैं। झीलकृत मैदान जो है, लेकुस्टराइन प्लेन्स, ये प्लेन्स बनते हैं जब झील के अंदर अवसाद इकट्ठे होते हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं उससे। पवन निक्षेपित मैदान जिन्हें कहा जाता है लोएस प्लेन्स, तो ये विंड्स की निक्षेपण गतिविधियों से, डिपोजिशन एक्टिविटीज से बनते हैं। और लावा निर्मित मैदान जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के दौरान लावा निकलता है उसके फैलने से बनने वाले मैदान। तो ये प्लेन्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ये 1, 2 और 3, और ये इनके सब टाइप्स हैं, ये उप प्रकार हैं। तो प्लेन्स मेनली 3 टाइप्स के ही हैं। अब देखिए सबसे पहला जो प्लेन है मैदान का प्रकार, उसको डिस्कस करते हैं, वो है स्ट्रक्चरल प्लेन या फिर संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान जैसा मैंने अभी बताया आंतरिक बलों के कारण बनता है, अंतर्जात बलों के कारण। उसमें कौन सा बल प्रभावी है, पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स के अंडर कौन सी वाली डायस्ट्रोफिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी या महादेशजनक, महादेशजनक या एपीओरोजेनिक। और एपीओरोजेनिक में दोनों तरह के मूवमेंट्स, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इनकी वजह से प्लेन्स बनते। अब कैसे बनते हैं वो देखिए। मान लीजिए यहाँ ये कोई कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र है, और तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ एकदम से गहरा समुद्र शुरू नहीं हो जाता है, कुछ दूरी तक आपको महाद्वीपीय शेल्फ देखने को मिलेगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। जो महाद्वीप का ही विस्तृत भाग जो सागर की ओर हो या सागर की जलमग्न अवस्था में हो उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ वाला भाग फिर आगे जाकर धीरे धीरे जो है उसमें स्लोप आ जाता है, और वो सारी चीजें बाद की बात है। बट यहाँ पे हम मेनली कंसिडर कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, और ये कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया होता है वो पानी से ढका हुआ होता है, महासागरीय जल से या सागरीय जल से ढका हुआ होता है। कई बार क्या होता है, आंतरिक बलों के कारण, इंट्रूसिव जो फोर्सेस हैं या एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया है ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। और जब ये ऊपर की ओर उठ जाएगा पूरा भूभाग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लैंडमास सडनली ऊपर की तरफ उठने से क्या होगा, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाएगा। मैदान पहले भी यहाँ था पर वो कोस्टल प्लेन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया जब ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, उठ जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये पानी के जल स्तर से भी ऊपर हो जाएगा। तो फिर जो है इस तरह से हमें स्थिति देखने को मिलेगी, यहाँ फिर पानी नहीं रहेगा और ये नई भूमि हमें प्राप्त होगी, नया मैदान हमें प्राप्त होगा। तो ये जो इतना मैदानी क्षेत्र है, तटवर्ती मैदान जिसको कहते हैं,
ये तटवर्ती मैदान कैसे प्राप्त हुआ? जब महाद्वीपीय शेल्फ का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ऊपर की तरफ उठना हुआ। और ऊपर की तरफ उठना मतलब अपवर्ड मूवमेंट जो हुआ वो किसके अंतर्गत आता है? एपिओरोजेनिक मूवमेंट के अंतर्गत। और इससे क्या कहते हैं? उमज्जन होना। तो तटवर्ती क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उठने से कई बार कोस्टल रीजन में हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं, या मैदान का विस्तार होता है। तो इस तरह से मैदान का निर्माण किसी भूभाग के ऊपर उठने से भी होता है। कई बार किसी भूभाग के धंस जाने से या नीचे की तरफ सबडक्ट होने से भी मैदान बनते हैं। मान लीजिए कोई ऊंचा लैंडमास है, कोई हायर लैंडमास है, और अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लग रहे हैं उनकी वजह से वो ऊंचा लैंडमास नीचे की तरफ धंस गया या नीचे की तरफ हो गया, तो वो लोलैंड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, निम्न भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसी निम्न भूमि क्या बन जाती है? मैदान बन जाती है। तो उसका भी हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ऊंचा उठावा क्षेत्र है या ऊंचा उठावा भूभाग है। मान लीजिए हमने, याद है आपको, डोम किया था, डोम पर्वत मतलब गुंबदाकार जो नीचे से ऊपर उठ जाता है भूभाग, क्रस्ट वाला एरिया, वो उस तरह का अगर कोई लैंडमास है और यहाँ पर सडनली इंटरनल फोर्सेस कुछ इस तरह की लगे कि ये हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाए, तो ये हिस्सा नीचे की तरफ जब धंस जाएगा या नीचे की तरफ जब आ जाएगा तो उससे लोलैंड एरिया क्रिएट होगा, निम्न भूमि क्षेत्र जो है वो बनेगी। और ये निम्न भूमि क्षेत्र, लोलैंड एरिया, काफी बड़े क्षेत्र में अगर फैला हुआ है तो ये एक तरह से मैदान के जैसा नजर आएगा। तो नीचे की तरफ धंस जाने से मैदान बन गया। तो मैदान का निर्माण किसी भूभाग के ऊपर उठने से भी होता है और किसी भूभाग के नीचे धंसने से भी होता है। और ऐसे जो प्लेन्स होते हैं जो अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से या इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से बनते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स या संरचनात्मक मैदान। और इसके अलावा दूसरे जो दो प्रकार हैं मैदानों के, वो क्या हैं? निक्षेपण और अपरदन वाले मैदान, डिपोजिशन और इरोजन वाले प्लेन्स। तो ये इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट से प्लेन्स बनते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, दीज प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय अपलिफ्टमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उठने से हो जाता है। दे आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। जितने भी महाद्वीप हैं उनके किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वो ऊपर उठे हुए हैं कई जगह, तो उसकी वजह से हमें मैदानी क्षेत्र जो है, तटवर्ती मैदान, वो प्राप्त होता है। द स्ट्रक्चरल प्लेन्स may also be formed by subsidence of area। जैसे नीचे की तरफ धंसने से भी किसी भूभाग के इस तरह के मैदान बनते हैं। तो भूपटल के उत्थान तथा अवतलन से बनने वाले जो मैदान होते हैं उन्हें संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है मैदान का, वो है इरोजनल प्लेन्स, अपरदनात्मक मैदान। अपरदनात्मक मैदान जो बनते हैं वो इरोजनल एक्टिविटीज से बनते हैं। और इरोजनल एक्टिविटीज हमेशा एक और चीज के साथ संबंधित होती है या रिलेशन होता है उसका, वो होता है वेदरिंग के साथ। कोई पहले ऊंची चट्टान होगी, अगर कहीं पे कोई ऊंचा लैंडमास है तो पहले उसका अपक्षय होगा, वेदरिंग होगी, वो टूटेगा फूटेगा, और टूटने फूटने के बाद जो उसके खंड बचेंगे, जो उसके पीसेस बचेंगे डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में, वो पीसेस, वो टुकड़े जो हैं अवसाद, वो किसी भी कारण से, नदी के कारण या पवनों के कारण वहां से हट जाएंगे। और जब वो वहां से हट जाएंगे तो वहां समतल भूमि बचेगी, ऊंचे भूभाग की जगह वहां पे फ्लैट लैंड एरिया बन जाएगा और उससे प्लेन्स बनेंगे। तो देखिए नदीकृत जो मैदान है ये कैसे बनते हैं? रिवर्स जब किसी भी क्षेत्र में बहती हैं नदियां, तो वहां पे अगर कोई ऊंचा भूभाग है, ऐसे मान लीजिए ऊंचा कोई लैंडमास था या ऊंचा क्षेत्र है, तो निरंतर नदी यहाँ से बहते अगर जाएगी, नदी यहाँ से अगर बहते हुए जाएगी निरंतर, तो धीरे धीरे इसको काटती जाएगी, ये इरोड होता जाएगा, घिसता घिसता ये जो है इसका लेवल बहुत लो हो जाएगा। तो नदी की अपरदन गतिविधियों से जिस क्षेत्र में नदी बहती है वहां की भूमि, उच्च भूमि, धीरे धीरे निम्न भूमि में परिवर्तित हो जाती है। हाईलैंड जो एरिया था वो धीरे धीरे नीचे कट के और धीरे धीरे नीचा हो जाता है, निम्न भूमि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी निम्न भूमि या लोलैंड जो है वो जब फ्लैट हो जाता है तो उसे प्लेन कहा जाता है। लोलैंड जो समतल हो जाता है उससे मैदान बनते हैं।
इस तरह से नदी के द्वारा या जल के द्वारा जब अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, इरोजन और वेदरिंग होती है, उससे कोई हाईलैंड एरिया अगर लोलैंड एरिया में कन्वर्ट होके प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाए, लगभग एक मैदान के जैसा रूप ले ले, तो उन्हें कहा जाता है पेनेप्लेन। पेनेप्लेन। और ऐसे जो पेनेप्लेन क्षेत्र होते हैं, वहां कई बार इस तरह के मैदानों में बीच बीच में कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो बहुत हार्ड रॉक्स की होती है, बहुत कठोर चट्टानों की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बीच में रॉक है जो हार्ड रॉक है, कठोर चट्टान है, और नदी ने आसपास के इस सारे भूमि को, सभी क्षेत्र को तो इरोजन करके, अपर्दन करके, अपक्षय करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, समतल कर दिया है। पर क्योंकि ये कठोर चट्टानों से बना एक पिंड था, एक लंप था हार्ड रॉक से बना हुआ, इसलिए रिवर इसको इरोड नहीं कर पाई। और जब इस तरह के पेने प्लेन्स में कुछ छोटे मोटे आपको पत्थर देखने को मिले, या कुछ चट्टाने मिले, या छोटे टीले देखने को मिले जो कि इरोजन से बच गए हों या इरोड ना हुए हों क्योंकि वो हार्ड रॉक से बने हैं, तो ऐसे जो टीले जैसे दिखते हैं पेने प्लेन्स के अंदर, उन्हें कहते हैं मोनाड नॉक्स। तो मोनाड नॉक्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पेने प्लेन्स में पाई जाने वाली एक स्थल आकृति है जो कठोर चट्टानों से बनी होने के कारण अपर्दित नहीं होती और पेने प्लेन में एक ऊंचे टीले के जैसे या अलग से ही नजर आती हैं। और पेने प्लेन क्या होते हैं? जो नदी के या जल के अपर्दन क्रियाओं से समतल भूमि बनती है या समतल मैदान बनते हैं, उन्हें पेने प्लेन्स कहते हैं। पेने प्लेन का मतलब के मैदान जैसे ही, लगभग मैदान, पूर्ण रूप से समतल नहीं होते पर लगभग मैदान जैसे हो जाते हैं, इसलिए उनको पेने प्लेन कहा जाता है। तो देखिए नदी के मैदान, नदी की या रिवर की जो इरोजनल एक्टिविटीज है उससे जो मैदान बनते हैं उन्हें पेने प्लेन कहते हैं, और हिंदी में उसे संप्राय मैदान भी कहा जाता है और हिंदी में पेने प्लेन भी लिखा जाता है। तो संप्राय मैदान बनते हैं, और उन संप्राय मैदानों में जो हार्ड रॉक्स बचती हैं, अलग से टीले बचते हैं छोटे, उन टीलों को क्या कहा जाता है? मोनाड नॉक्स कहा जाता है, या मोनाड नॉक्स जो है। अब उसका एक फोटो देखते हैं, पिक्चर। तो देखिए ये एक मैदान है, इसमें ये टीला सा अलग से ही नजर आ रहा है क्योंकि ये कठोर चट्टानों से बना है, ये इरोड नहीं हो पाया रिवर के वाटर से, इसलिए ये मोनाड नॉक अलग से नजर आ रहा है। तो ये पेने प्लेन संप्राय मैदान जब भी कभी लिखें 2 नंबर में अगर आए तो मोनाड नॉक जरूर से मेंशन करना है, और अगर मोनाड नॉक आए तो आपको पेने प्लेन जरूर से मेंशन करना है। और पेने प्लेन और मोनाड नॉक दोनों ही किसकी इरोजनल एक्टिविटीज से बनते हैं? मेनली रिवर की इरोजनल एक्टिविटीज से। तो ये हो गया संप्राय मैदान, मोनाड नॉक और नदी से बनने वाले मैदान, नदी के अपर्दन से बनने वाले मैदान। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप है उसकी। दूसरा प्रकार है ये हिमानीकृत मैदान, ग्लेशियल प्लेन्स। आपको पता है हिमनद जो है वो हायर रीजन्स में, माउंटेन्स जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े टुकड़े जब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, सरकना शुरू कर देते हैं, तो उसको हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और अक्सर ग्लेशियर बहुत भारी होते हैं, और भारी होने के कारण वो जिस भी भूमि पर चलते हैं, जिस भी लैंड के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर रगड़ लगाते हैं, उसका अपग्रशन करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से, अपग्रशन की वजह से, अब्रेजन की वजह से नीचे का जो लैंडमास है या चट्टान है वो घिसती जाती है। और हिमनद जिस भूमि के ऊपर से, मान लीजिए ये कोई ऊंचा लैंडमास था या ऊंचा पर्वत जैसा कुछ भाग था, लगातार इसके ऊपर से अगर ग्लेशियर्स बह के जाएंगे तो ये हिमनद क्या करेंगे? निरंतर इसको, इसके नीचे वाला जो लैंडमास है, चट्टाने, उनको घिसते जाएंगे। और काफी वर्षों के बाद, बहुत सारे सालों के बाद क्या होगा कि ये इरोड होके ये हाईलैंड रीजन जो है ये लोलैंड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हिमनद तो आगे चले जाएंगे और पीछे रह जाएगा इस तरह का निम्न भूमि क्षेत्र। और ऐसा जो हिमनद की अपर्दन क्रियाओं से बनने वाली निम्न भूमि क्षेत्र होती है, इससे जो मैदान बनते हैं उन्हें कहते हैं हिमानीकृत मैदान। तो हिमानीकृत मैदान या ग्लेशियल प्लेन्स में ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से जो हाईलैंड एरिया, इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से हाईलैंड एरियाज जब लोलैंड एरियाज में, उच्च भूमि क्षेत्र जब निम्न भूमि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है, तो उससे जो मैदान बनते हैं वो होते हैं हिमानीकृत मैदान। तो ये हो गए ग्लेशियर से बनने वाले, ग्लेशियर के इरोजन से बनने वाले प्लेन्स। अब इसके बाद आ जाते हैं वायु ग्रसित मैदान, विंड इरोडेड प्लेन्स। अब विंड इरोडेड प्लेन्स कैसे होते हैं?
तो देखिए वायु ग्रसित मैदान, सबसे पहली चीज तो विंड्स जो होती हैं वायु, उसका अक्सर हमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, वहां विंड्स की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवनों की गति बहुत तेज होती है, पवनों की तीव्रता इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। और ऐसे क्षेत्रों में कोई अगर कहीं चट्टान है तो पवने विंड्स क्या करती हैं, पहले तो करती हैं अपक्षय, वेदरिंग की वजह से वो क्या करती हैं, ये जो माउंटेन या कोई पहाड़ी या छोटी मोटी स्थलाकृति, अगर ऊंची स्थलाकृति है अगर ऐसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, तो पवने जब इसके ऊपर से बहती हैं, विंड्स जब चलती हैं, तो निरंतर चलने वाली पवनों के कारण ये जो चट्टानें हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं, इनके टुकड़े टूटने लगते हैं। और ये जो टुकड़े टूटते हैं, तो ये टुकड़े टूटे, अपक्षय हुआ। अपक्षय के बाद ये टुकड़े यहाँ से हटा दिए जाते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये जो ऊंचा लैंडमास है या ऊंचा पर्वत जैसा या टीला जैसा है, ये धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती जाती। और इसका जो एक मेनली जो इसका ढाल होता है इस तरह के पर्वत का या पहाड़ी का, जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, पहले इसका अपक्षय हुआ, अपक्षय के बाद इसके टुकड़े आगे बहकर जाएंगे, अपर्दन होगा। तो पहले वेदरिंग हुई, वेदरिंग से रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो गई, और उसके बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद उन रॉक्स के पीसेस का, फ्रेगमेंट्स का इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर या उड़ाकर ले जाई गई विंड्स के द्वारा। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इस तरह का, ये पहाड़ी धीरे धीरे जो है इसकी हाइट भी कम हो जाती है, इसके ढाल जो होते हैं वो भी, स्लोप्स भी चेंज हो जाते हैं। तो स्लोप्स पहाड़ी के धीरे धीरे हो सकता है ढाल अवतल हो जाए, इस तरह से स्लोप जो है वो बिल्कुल कॉनकेव होने लग जाते, और कॉनकेव होते होते कॉनकेव स्लोप, अवतल ढाल। और इस तरह के जो अवतल ढाल हैं वो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें ये जो ढाल इसका अवतल यहाँ पर है, अवतल ढाल ये ऐसा, ये धीरे धीरे जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसकी जितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, तो ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे और ज्यादा घिसेगा, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन में। तो इस तरह के अवतल ढाल वाला जो भाग होता है किसी पहाड़ी के पास, उस अवतल ढाल वाले क्षेत्र में धीरे धीरे अपर्दन, अपक्षय, इरोजन, वेदरिंग वगैरह के कारण यहाँ पर पर्वत पदेन क्षेत्र में, फुट हिल रीजन जो है माउंटेन का, वहां पर एक प्लेन बनता है जिसको कहते हैं पदस्थली, पर्वत की जो पदस्थली है फुट हिल, और माउंटेन का जो कॉनकेव स्लोप है वहां पर एक प्लेन बनने लग जाता है धीरे धीरे। और ये जो माउंटेन का कॉनकेव स्लोप है और ये वाला जो एरिया है इसको पेडिमेंट कहा जाता है, और यहाँ पर बनने वाला जो प्लेन है उसको कहते हैं पेडी प्लेन। तो ये पेडिमेंट है, जहाँ माउंटेन का जो पदस्थली है उसे फुट हिल या पेडिमेंट कहते हैं। पेडिमेंट, फुट हिल कहो, पेडिमेंट कहो या पदस्थली कहो। तो पर्वत के पदस्थली क्षेत्र में यहाँ जो मैदान बनेगा उसको अलग कलर से डिफाइन करती है। यहाँ ये जो मैदान में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे समतल हो रहा है ये पूरा भूभाग, इसको हम कहते हैं पेडी प्लेन, पेडी प्लेन। और ये पेडी प्लेन वैसे तो मेनली विंड्स की वजह से, विंड्स ने जो इरोजन किया, वेदरिंग की, उसकी वजह से तो हुआ ही है, प्लस शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में वर्ष में एक बार जब बारिश होती है तब थोड़ी थोड़ी धाराएं निकलती हैं इस तरह की पहाड़ियों से, और वो जो धाराएं या स्ट्रीम्स निकलती हैं, सीजनल स्ट्रीम्स, रेनफॉल के टाइम पे जो निकलती हैं, वो सीजनल स्ट्रीम्स भी इसको थोड़ा थोड़ा काट देती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत पेडी प्लेन्स के फॉर्मेशन में योगदान मिलता है। तो जो पर्वत, जो विंड्स होती हैं पवनों के अपक्षय अपर्दन से शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में मैदान बनते हैं, एरिड सेमी एरिड रीजन्स में प्लेन्स बनते हैं।
ये प्लेन्स अक्सर आपको किसी पहाड़ी के अवतल ढाल के आसपास देखने को मिलेंगे, जिसे पदस्थली कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। फुटहिल रीजन होता है ना, वहां पे बनते हैं इस तरह के प्लेन्स, और ऐसे प्लेन्स को कहते हैं पेडी प्लेन्स। और मान लीजिए यहाँ पड़ोस में एक और पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का भी जो अवतल ढाल होगा, ये जो कॉनकेव स्लोप होगा, वो भी धीरे धीरे प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे दो पहाड़ियों के आसपास के पेडिमेंट्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, जो निम्न भूमि क्षेत्र है, ये फुटहिल रीजन है माउंटेन के पास वाला, ये जब कनेक्ट हो जाते हैं, दो पहाड़ों के आसपास ही होते हैं पेडिमेंट्स, तो ये पेडिमेंट्स मिलके एक बहुत बड़े पेडी प्लेन का निर्माण करते हैं। तो पेडी प्लेन शब्द हिंदी में भी ऐसे रहेगा, पेडी प्लेन, पेडी प्लेन। पेडी प्लेन का सिंपल सा मतलब है शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्वतों के पदस्थली क्षेत्र में के पदस्थलियों के मिलने से, पेडिमेंट्स के मिलने से बनने वाला एक प्लेन रीजन। पेडिमेंट्स क्या हुए, इस पर्वत का पदस्थली ये हुआ, पेडिमेंट ये हुआ, और इस पर्वत का पदस्थली ये हुआ, दोनों के पदस्थलियां मिली, तब जाके एक बड़ा सा मैदान जैसा बन गया, पेडी प्लेन बन गया। किसकी वजह से बना, विंड्स की इरोजनल और इरोजनल के साथ साथ वेदरिंग और इरोजनल एक्टिविटीज के कारण बना है, पवनों की अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं के कारण बना है ये मैदान, और थोड़ा बहुत वर्षा की जो दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान जो थोड़ी धाराएं निकलती हैं जल की, उनके कारण भी यहाँ इरोजन हुआ है, उसकी वजह से बने। तो ये पेडी प्लेन्स होते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा नदी से बनते हैं पेने प्लेन्स, जिन्हें संप्राय मैदान कहते हैं, वैसे ही शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं पेडी प्लेन्स, जो आपने देखा यहाँ पर पेडी प्लेन्स। अब देखिए पेडी प्लेन्स जो है ये यांत्रिक अपक्षय से बनते हैं। यांत्रिक अपक्षय का मतलब क्या है, जो अभी हमने देखा वेदरिंग का प्रोसेस, जिसमें चट्टानें टूटती हैं, अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, उस अपक्षय वेदरिंग को कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस या मैकेनिकल वेदरिंग, यांत्रिक अपक्षय, जिसमें चट्टान टूटती है, पिसती है, घिसती है। यांत्रिक अपक्षय से शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में बनते हैं पेडी प्लेन्स। अब पेडी प्लेन्स की जो पिक्चर है वो देखिए, ये पहाड़ी जैसी है, इसके पदस्थली क्षेत्र में इसका जो पेडिमेंट रीजन है, फुटहिल रीजन, वहां पे इस तरह के जो मैदान बने हैं उन्हें कहा जाता है पेडी प्लेन। तो ये पेडी प्लेन आपको क्लियर होंगे, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में होते हैं। अब देखिए लास्ट जो है कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट मैदान, टोपोग्राफी नहीं, कास्ट प्लेन्स। ये प्लेन्स जो हैं ये बेसिकली, इनको समझने के लिए आपको ये समझना है कि कुछ एक चट्टानें ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स, लाइमस्टोन रॉक्स, ये सब इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। और पानी में डिसॉल्व होने की वजह से क्या होता है, तो देखिए ये मान लीजिए एक लाइमस्टोन की चट्टान है, चूना पत्थर की चट्टान है, और ये चूना पत्थर की चट्टान यहाँ तक है इस तरह से, और ये चूना पत्थर की चट्टान का आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है, और ये ग्राउंड सतह वाला भाग है, सरफेस वाला। तो इस चूना पत्थर की चट्टान में, लाइमस्टोन रॉक में, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर भी है, सपोज भूमिगत जल भी है यहाँ, और उस भूमिगत जल के कारण ये यहाँ जो पूरी चट्टान है वो धीरे धीरे घिसती जाती है, घिसती जाती है, उसमें विभिन्न स्थलाकृतियां बनती जाती हैं, जैसे कहीं पर इस तरह का ऊपर से छत की ओर से लटका हुआ एक ऐसा पिलर जैसा बनता है, कहीं पर नीचे से लटका हुआ, नीचे से ऊपर उठा हुआ इस तरह का पिलर होता है, स्टेलेग्माइट और ये सब कहा जाता है, पर अभी उनको नहीं देखना आपको। इस तरह के स्थलाकृतियां बनती हैं, डिसॉल्व जब हो जाता है चूना पत्थर भूमिगत जल में, अंडरग्राउंड वाटर में, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो कहीं पर ऐसा लैंडमास बचेगा, कहीं ऐसा बचेगा, और कुछ समय बाद तो क्या होगा, यहाँ पे कोई लैंडमास बचेगा ही नहीं, पूरी की पूरी चूना पत्थर की चट्टान जो है वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, डिसॉल्व होके पूरी यहाँ से हट जाएगी, और ये जो ऊपर जो छत दिख रही है ये भी नहीं रहेगी। ये पूर्ण रूप से जब डिसॉल्व हो जाए तो पानी यहाँ से बहकर आगे चला जाएगा, पानी भी यहाँ से बहकर आगे जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा समतल मैदानी भाग, पानी बहकर आगे चला गया, और यहाँ जो ये समतल मैदानी भाग बचा है ये कास्ट मैदान है। तो चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में अक्सर क्या होता है, कास्ट मैदान बनते हैं, और कास्ट मैदान बनते हैं जब अंतिम अवस्था में
लास्ट स्टेज जो होती है इरोजन की लाइमस्टोन रॉक्स की, वो लाइमस्टोन रॉक्स का जो लास्ट स्टेज इरोजन होता है उसके बाद एक समतल भूमि बचती है, एक फ्लैट लैंड एरिया बचता है, उससे बनते हैं इस तरह के कास्ट मैदान। और ये कोई सरफेस वाटर से नहीं बन रहे हैं कास्ट प्लेन, ये किससे बन रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर से या भूमिगत जो जल है उससे बन रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कास्ट के मैदान लाइमस्टोन रॉक्स के डिसॉल्व होने से, वाटर में डिसॉल्व होने से बनने वाले फ्लैटलैंड एरियाज हैं। और इस तरह के जो फ्लैटलैंड एरियाज हैं ये युगोस्लाविया, फ्रांस और कई एक क्षेत्रों में मिलते हैं, बहुत से रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो रिवराइन प्लेन्स हैं ये हमें पेरिस में, लंदन में देखने को मिलते हैं। हिमानीकृत जो मैदान हैं, ग्लेशियल प्लेन्स, ये हमें नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं ज्यादा, जहां पर ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है। वायु ग्रसित जो मैदान होते हैं, विंड इरोडेड प्लेन्स, ये हमें ड्राई रीजन्स में, एरिड रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कास्ट मैदान जो है ये अभी मैंने बताया युगोस्लाविया, फ्रांस, इन सब क्षेत्रों में कई जगह देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स की। डिपोजिशनल प्लेन्स या निक्षेपण से बनने वाले जो मैदान हैं, ये विभिन्न बाहरी स्रोतों के कारण जो निक्षेपण होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, उससे बनने वाले प्लेन्स हैं। ज्यादातर मैदान डिपोजिशनल हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में जो उत्तरी मैदान है वो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना है, जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन्स है, तो ऐसे प्लेन्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब डिपोजिशनल निक्षेपण से बनने वाले मैदानों में सबसे प्रमुख और पहला है एलुवियल प्लेन्स या जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान बनते हैं जल की गतिविधियों के कारण, जल के निक्षेपण के कारण, जल की निक्षेपण गतिविधियों के कारण। और ये जल की निक्षेपण गतिविधियां मुख्यतः किसके द्वारा होती हैं, तो ये नदी की निक्षेपण गतिविधियों से जो बनते हैं उसको जलोढ़ मैदान ज्यादा कहा जाता है। तो नदी की निक्षेपण गतिविधियों से, रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटीज से इस तरह के एलुवियल प्लेन्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, तो देखिए, जब नदी निकलती है तो किसी पर्वत से निकलती है नदी, माउंटेन से, और फिर उसके बाद आगे किसी मैदानी क्षेत्र में बहते हुए नदी आगे जाती है और डेल्टा बनाते हुए किसी सागर में जाकर गिर जाती है। तो अब देखिए, नदी सागर में जब गिरती है तब तक कहाँ कहाँ कौन कौन से मैदान बनाती है। तो नदी जो पर्वतों से निकली, पर्वतों के ढाल के सहारे जब नदी नीचे उतरती है, स्लोप से नीचे उतरती है, तो स्टीप स्लोप होने के कारण नदी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और स्पीड और ऊर्जा बढ़ने के कारण नदी एकदम से जब नीचे गिरती है पर्वतों के ढाल से, तो जहां ये नदी गिर रही है ठीक वहां पर्वत के पदेन क्षेत्र में, माउंटेन के फुट हिल रीजन में, यहाँ वो सेडिमेंट्स जमा करती है। पहले बड़े बड़े अवसाद जमा करती है काफी, क्योंकि बड़े टुकड़ों को आसानी से नीचे ले आती है नदी ढाल के सहारे, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी भी काम आ रही है, इसलिए बड़े टुकड़े अपने आप ही गिर जाते हैं ढाल के सहारे। तो बड़े बड़े टुकड़े अवसाद जो हैं, सेडिमेंट्स, वो डिपॉजिट होते हैं माउंटेन के बिल्कुल फुट हिल रीजन में। उसके बाद थोड़े बारीक अवसाद जमा होते हैं, थोड़े बारीक उसकी तुलना में। फिर नदी जो है आगे चलकर अपना एक निश्चित मार्ग ग्रहण कर लेती है, और निश्चित मार्ग ग्रहण करने के बाद नदी धीरे धीरे आगे बहती है। अब नदी को आगे और बढ़ाते हैं, फिर हम आगे इन मैदानों को बात करेंगे। तो ये बड़े अवसाद जहां आ जाते हैं पर्वत के बिल्कुल फुटहिल रीजन में, इन बड़े बड़े सेडिमेंट्स के नीचे से नदी बहते हुए जाती है और सतह पर, सरफेस पर दिखाई नहीं देती। और फिर जब ये बारीक वाले आते हैं मैदान, यहाँ पे नदी का पानी अनियमित रूप से निकलता है, इरेगुलर फॉर्म में बाहर निकलता है, और फिर उसके बाद ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी प्रॉपर जो नदी होती है उसका निर्माण करती हैं। फिर जब नदी प्रॉपर बन जाती है तो नदी के आसपास, नदी का ठीक जो किनारा होता है उस किनारे पर बारीक अवसाद जमा होते हैं। नदी के बिल्कुल पास में किनारे पर बारीक अवसाद जमा होंगे, सेडिमेंट्स, फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे। और किनारे से थोड़ा दूर अगर चले जाएंगे, रिवर का जो बिल्कुल बाउंड्री है या बैंक है, उस बैंक से थोड़ा अगर दूर जाएंगे तो थोड़े पुराने सेडिमेंट्स मिलेंगे, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं बट हाँ थोड़ा बड़ा होगा। इस तरह से नदी अपने किनारे के पास भी बड़े और छोटे अवसाद जमा करते हुए चलती है, पुराने और नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हुए चलती है। और जब नदी अंत में महासागर में गिरने वाली होती है तब उसकी क्षमता
अवसादों को ले जाने की, सेडिमेंट्स को आगे कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए नदी जो है अब यहाँ पर अवसाद छोड़ना शुरू कर देती है, सेडिमेंट्स बहुत सारे छोड़ देती है। और जब सेडिमेंट्स यहाँ पे नदी बहुत सारे छोड़ती है तो उसकी वजह से नदी काफी सारी वितरिकाओं में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर नदी डेल्टा बनाती है। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होने का मतलब है यहाँ नदी ने डेल्टा बनाया, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और फिर जाकर सागर में गिर जाती है। तो नदी जो पर्वत से निकली और सागर में गिरी, इस नदी ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मैदानों का निर्माण किया। एक मैदान का हिस्सा जो है वो उसने बनाया पर्वत पदीय क्षेत्र में, इसे कहते हैं पर्वत पदेन मैदान, इन्हें इंग्लिश में कह सकते हैं फुट हिल प्लेन्स। उसके बाद नदी ने अपने बीच वाला जो मार्ग था, जो उसने प्लेन रीजन से वो गुजरी, मैदानी क्षेत्र से गुजरी, मध्य भाग जो था जहां पे नदी ने बारीक और थोड़े मोटे दोनों तरह के नए और पुराने अवसाद जमा किए, इसे नदी का बाढ़ का मैदान कहते हैं। बाढ़ का मैदान या बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन्स, रिवर के फ्लड प्लेन्स। और अंतिम अवस्था में जो नदी ने बनाया, सेडिमेंट्स जो छोड़ दिए, उसे कहते हैं डेल्टा प्लेन। डेल्टा प्लेन, डेल्टा मैदान। तो नदी जो है, जब नदी अवसादों को जमा करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, उससे जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें जलोढ़ मैदान कहते हैं। जलोढ़ मैदान तीन तरह के होते हैं, एक तो पर्वत पदेन मैदान, फुटहिल प्लेन्स, एक बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स, और एक डेल्टा मैदान। और फुटहिल प्लेन्स जो है, पर्वत पदीय मैदान, इसमें जो ये बड़े अवसाद हैं, बड़े टुकड़े, इन बड़े अवसादों के मैदान को कहते हैं भाबर। छोटे अवसादों के मैदान को, जिसमें नदी का प्रवाह अनियमित रूप से हो रहा है, इरेगुलर फॉर्म में हो रहा है, उसे कहा जाता है तराई मैदान। बाढ़ का मैदान जहां पर है, फ्लड प्लेन रीजन, उस फ्लड प्लेन रीजन में नदी के ठीक किनारे के पास जो नए नए सेडिमेंट्स हैं, बहुत बारीक बारीक अवसाद हैं, उनको कहते हैं खादर। खादर के मैदान। और खादर से थोड़ा दूर, नदी के किनारे से थोड़ा दूर जो बड़े अवसाद हैं और पुराने अवसाद हैं, उन्हें बांगर कहते हैं। तो बाढ़ के मैदान में खादर और बांगर दो तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। खादर नए सेडिमेंट से बने, बांगर पुराने सेडिमेंट से बने। पर्वत पदेन मैदान में भाबर और तराई दोनों तरह के मैदान दिखते हैं। भाबर मोटे अवसादों से बना, बड़े अवसादों से, बिग सेडिमेंट से बना हुआ। तराई बहुत फाइन सेडिमेंट से, जहां नदी इरेगुलर फॉर्म में बहती है। और डेल्टा मैदान तो अलग से है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स बनते हैं जलोढ़ मैदानों में, और इन 3 टाइप्स में भी कुछ सब टाइप्स हैं कुछ एक प्लेन्स की। तो ये होते हैं जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को एक तरह से और बताया जा सकता है, जैसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये यहाँ पर ये नदी नीचे उतरी, फिर आगे तराई के मैदान में विभक्त हो गई, काफी सारी वितरिकाओं में, काफी सारी उसमें स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई, फिर उसके बाद वापस से जुड़ गई और प्रॉपर एक नदी बनी। ये नदी बही, अंतिम अवस्था में नदी डिवाइड हो गई अवसाद सेडिमेंट्स जमा करते वक्त। तो अब देखिए नदी के मार्ग में जैसे ही नीचे उतरी, बड़े बड़े सेडिमेंट्स जमा किए, इन बड़े अवसादों के नीचे से नदी बहकर आई, सतह पर दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जब निकली तो फिर तराई क्षेत्र में अनियमित प्रवाह हुआ, इरेगुलर फ्लो हुआ, जिसकी वजह से दलदली परिस्थितियां बन जाती है तराई क्षेत्र में। ये तराई क्षेत्र है पूरा। ये था भाबर जहां बड़े अवसाद थे, ये तराई क्षेत्र जहां बारीक अवसाद है और रिवर का फ्लो इरेगुलर है। उसके बाद नदी जो है, अच्छा यहां से जब आई थी तभी ऑलरेडी इस तरह से डिवाइड हो गई थी। फिर आगे स्ट्रीम्स जो हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं, जिससे एक प्रमुख नदी का निर्माण होता है। ये तराई क्षेत्र है पूरा दलदली अवस्था वाला। उसके बाद नदी बहना शुरू हो गई। नदी के ठीक किनारे के पास बारीक बारीक नए जो अवसाद जमा हुए वो खादर है। खादर से थोड़ा दूर, थोड़ा ऊंचाई पर पाए जाने वाले मैदान, खादर से थोड़ा सा ऊंचा पाए जाने वाले जो मैदान है, जो पुराने जलोढ़ अवसाद से बने होते हैं, उनको कहते हैं बांगर।
और आगे अंतिम अवस्था में नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाते वक्त सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, ये अवसाद जमा किए, यहाँ पे मिट्टी गाद जमा हो गई, यहाँ मिट्टी गाद जमा हो गई, और इस मिट्टी गाद के जमा होने से नदी ने अपना प्रवाह जो है वो डिवाइड कर दिया, स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई रिवर, एंड में लास्ट स्टेज में डेल्टा बना तब। तो ये इस तरह से नदी की अवस्था ऐसे भी दिखा सकते हैं। उसमें ये पर्वत पदेन मैदान है, ये वाले, ये बाढ़ के मैदान है, और ये डेल्टा मैदान है। अब जिस तरह से नदी डेल्टा बनाती है सागर में गिरने से पहले, वैसे ही नदी पर्वत से जब उतरती है तब भी वो एक तरह से डेल्टा जैसी ही कुछ मिलती जुलती स्थलाकृति बनाती है, या मिलते जुलते फॉर्म में दिखती है। जैसे आपको यहाँ ये दिख रही है, यहाँ ये नदी दिख रही होगी, ये इस तरह से, जैसे डेल्टा में वो वितरिका में डिवाइड हो रही है, वैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो नदी जैसे ही पर्वत से गिरती है, माउंटेन से गिरती है, वैसे ही वो माउंटेन के ठीक सामने जो अवसाद जमा करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, उससे एलुवियल फैन बनता है। और फिर आगे जाकर नदी जब तराई क्षेत्र में बहती है, इरेगुलर फ्लो होता है, अनियमित प्रवाह, और फिर उसके बाद वो मिल जाती है और सारी धाराएं मिलकर एक प्रमुख नदी बनाती है। तो जब नदी पर्वत से गिरती है और गिरते समय अवसाद इकट्ठे करती है, उससे जो एक पंख जैसा बनता है, यहाँ जलोढ़ अवसाद जमा होते हैं, सेडिमेंट्स, उन सेडिमेंट्स के जमा होने से जो पंख बनता है, मतलब यहाँ पे इस तरह का एक विंग शेप का जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, इसको कहते हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एलुवियल फैन, एलुवियल फैन। तो नदी अपनी अंतिम अवस्था में तो बनाती है डेल्टा, और डेल्टा जैसी ही स्थलाकृति जो पदेन क्षेत्र में बनाती है, फुटहिल रीजन में बनाती है माउंटेन के, उसे कहते हैं जलोढ़ शंकु, या जलोढ़ एलुवियल फैन, या जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। जलोढ़ पंख में और डेल्टा में क्या अंतर है? दोनों एक तो अलग अलग जगह बने हुए। दूसरी चीज, डेल्टा में जो मिट्टी होती है वो बहुत बारीक होती है, फाइन होती है, जबकि पर्वत पदेन क्षेत्र में जो बनते हैं अवसाद या सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते जितना डेल्टा रीजन में यूजफुल होते हैं। तो आप जलोढ़ पंख की एक पिक्चर देखिए, ये नदी जब गिरी यहाँ इस पर्वत से, तो ये इसने जो पंख बनाया, ये जो फैन बनाया, इसको कहते हैं एलुवियल फैन या जलोढ़ पंख। तो ये जलोढ़ पंख होता है जो लगभग डेल्टा जैसे ही दिखता है, बट फुटहिल रीजन में होता है माउंटेन के। तो ये जलोढ़ पंख हो गया। अब देखिए जलोढ़ मैदान जो हमने देखे, जलोढ़ मैदान नदी के कारण बनते हैं, और ये विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान जो होते हैं, मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स, वो अलुवियल प्लेन्स होते हैं, और इसीलिए अलुवियल प्लेन्स में काफी बड़े स्तर पर कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हिमानीकृत मैदान या हिमानी मैदान, ग्लेशियल फ्लूवियल प्लेन्स। ग्लेशियल प्लेन्स जो हैं वो मेनली हिमनद, ग्लेशियर जब आगे बढ़ता है तो ग्लेशियर के साथ साथ हिमनद के नीचे वाला जो भाग होता है वहां पर हिमनद रगड़ लगाता है, फ्रिक्शन भी होता है, रगड़ भी लगाता है। रगड़ लगाने के कारण ग्लेशियर अपने साथ कुछ टुकड़ों को आगे बहाकर ले जाता है, और एंड में आगे बहते बहते जब ये टुकड़े आते हैं तो नीचे जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर हिमनद चल रहा है, उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा है या घर्षण लगा रहा है हिमनद ग्लेशियर, और इस घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन के कारण, हिमनद का, ग्लेशियर का कुछ लोअर रीजन जो है, नीचे वाला जो भाग है, ये हल्का सा पिघलता है, जिससे हिमनद के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी बनता है। तो हिमनद ने जिन टुकड़ों को ग्राउंड से निकाला है, रगड़ करके जिन सेडिमेंट्स को या जिन फ्रेगमेंट्स को निकाला है, उन फ्रेगमेंट्स और सेडिमेंट्स को जो पिघला हुआ पानी क्या, पिघले हुए हिमनद से बनने वाला जो पानी है, ये पानी थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ इकट्ठा करता है, आगे की तरफ ले जाता है। फिर ये जब आगे की तरफ जाते हैं, जहां पे भी ग्लेशियर जाता है, हिमनद जाता है, वहां जाकर ये सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, और इन सेडिमेंट्स के जमने से जो मैदान बनते हैं उनको कहा जाता है ग्लेशियल प्लेन्स। तो हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे बड़े अवसाद, उनके जमने से जो मैदान बनेगा वो हिमनद मैदान है। बिग एंड स्मॉल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय ग्लेशियर आर डिपॉजिटेड टू फॉर्म ग्लेशियल प्लेन्स। और ये जो बिग और स्मॉल सेडिमेंट्स हैं, इनको कहते हैं टिल। टिल के जमने से, जो सेडिमेंट्स के जमने से जो प्लेन्स बन रहे हैं, वो ग्लेशियल प्लेन्स हैं।
और इसके अलावा और क्या होता है और किस तरह के प्लेन बनते हैं, तो कई बार क्या होता है, हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से उतरता है ग्लेशियर वैली रीजन में, और उतरने के बाद ग्लेशियर जैसे नीचे आता है, नीचे आते आते टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण ये पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है ये पिघल जाएगा, और इसका पूरा पानी जो है वो बहकर आगे चला जाएगा ढाल के सहारे, और वो पूरा पानी बहकर जब चले जाएगा तो पीछे छोड़ देगा कुछ सेडिमेंट्स को। ये ग्लेशियर पिघल गया, उसका पानी बहकर चला गया और पीछे छोड़कर चला गया सेडिमेंट्स या कुछ अवसाद, और जो अवसाद छोड़े यहाँ पर वो इस तरह से अनियमित रूप से बिखरे बिखरे रह गए, पानी यहाँ से पूरा हटकर बहकर चला गया। इस तरह के जो प्लेन्स बनते हैं जिनमें पूर्ण रूप से हिमनद पिघल जाता है, पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, उसका पूरा पानी बहकर चला जाता है, उसके बाद जो अवसाद युक्त मैदान बचता है उसे कहते हैं आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन, इसे कहते हैं अवक्षेप मैदान। जो हिमनद के पूर्ण रूप से पिघल जाने के बाद जो अवसाद बचते हैं उससे कहा जाता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश इसलिए क्योंकि ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद जो रिमेनिंग वाटर बचा, वो वाटर उसको वॉश आउट करके उन सेडिमेंट्स को तो वहीं छोड़कर चला गया और वाटर आगे कैरी ऑन हो गया। तो पानी जो पीछे छोड़ जाता है जिन अवसादों को, सेडिमेंट्स को, उन्हें अवक्षेप मैदान कहा जाता है। तो हिमनद के कारण ग्लेशियर की वजह से जो डिपोजिशन से प्लेन्स बनते हैं वो मेनली दो तरह के हैं। एक तो टिल से बनने वाले मैदान, टिल जो ग्लेशियल सेडिमेंट्स होते हैं उससे बनने वाले मैदान, और दूसरे अवक्षेप मैदान जो पूर्ण रूप से हिमनद के पिघलने से बनते हैं, जिनको आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं। तो इस तरह के प्लेन्स बनते हैं ग्लेशियल एक्टिविटीज से, ग्लेशियल डिपोजिशन से। तो हिमनद के निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाले मैदान ये हैं। अब हम बात करते हैं झीलकृत मैदान की। झीलकृत मैदान बनते हैं जब झील में किसी लेक में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, उससे बनने वाले प्लेन्स। जैसे ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदी आ रही है या कोई स्ट्रीम्स आ रही है, धाराएं, यहाँ पर ये झील है, और इस झील में जो ऊपर से पानी आ रहा है पर्वतों से, चाहे वो सीजनल स्ट्रीम हो जो बारिश में धाराएं बनती है छोटी मोटी, वो मान लीजिए, या कोई छोटी मोटी नदी मान लीजिए, इसका पानी इस झील में आकर गिर रहा है। पानी तो गिर ही रहा है, बट ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही है अवसाद, वो अवसाद सेडिमेंट्स भी इस झील में धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। कंटिन्यूसली जब वाटर आता है, निरंतर जब जल बहते हुए आता है झील के अंदर, तो ये अवसाद जमते जाते हैं, और निरंतर अवसादों के जमने से झील का जो तल है, लेक का जो बेड है, वो तो ऊपर उठ जाता है क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए। वाटर लेवल जो है वो कम होता जाता है, मतलब पानी या झील की गहराई वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी की पूरी झील जो है वो सेडिमेंट से भर जाएगी और समतल हो जाएगी। पूरी झील जब सेडिमेंट से, अवसादों से भर जाती है और समतल हो जाती है, तो ये पानी कहीं और चला जाता है बहकर, जहां पे भी उसको स्लोप मिलता है उस तरफ चला जाता है पानी, तो पीछे रह जाती है ये झील में जमे हुए अवसाद। और ये झील में जमे हुए अवसाद, जो पहले एक डिप्रेशन था यहाँ पर झील के कारण, यहाँ पे एक जो गर्त थी या गड्ढा था, वो पूरा भर चुका है अवसादों से, और इसीलिए झील के स्थान पर अब यहाँ बन चुके हैं मैदान। इस तरह से झील में अवसादों के जमने से जो मैदान बनते हैं उन्हें झीलकृत मैदान कहते हैं। लेक में सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो प्लेन्स बनते हैं उनको लेकोस्टेराइन प्लेन्स कहते हैं। ऐसे लेकोस्टेराइन प्लेन्स हमें कश्मीर वैली रीजन में देखने को मिलते हैं। कश्मीर वैली रीजन, कश्मीर घाटी क्षेत्र में, और कश्मीर घाटी क्षेत्र में इस तरह के जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, जिनसे लेकोस्टेराइन प्लेन्स बने हैं, उन्हें कहा जाता है करेवा। तो कश्मीर घाटी में जो झील में जमे अवसादों से बने मैदान हैं, या झील में जो जमे अवसाद हैं, उन्हें कहा जाता है करेवा। और करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हैं, सैफरन कल्टीवेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो लेक में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने से बनने वाले प्लेन्स लेकोस्टेराइन प्लेन्स होते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्लेन्स हैं, पवन निक्षेपित मैदान, लोएस्ट प्लेन्स भी कह सकते हैं इनको। विंड्स की डिपोजिशनल एक्टिविटीज से जो प्लेन्स बनते हैं उनको लोएस्ट प्लेन्स कहते हैं। विंड्स जब चलती हैं तो अपने साथ जो छोटे मोटे बारीक अवसाद लेकर चलती हैं,
नदी छोटी मोटी बारीक अवसाद या बारीक मिट्टी को ही अपने साथ उड़ा सकती है, ज्यादा भारी और हैवी एलिमेंट्स या भारी मोटे कण जो होते हैं उनको नहीं उड़ाती। बारीक बारीक कणों को जब मिट्टी पवने अपने साथ उड़ाकर लाती है तो वो किसी अन्य स्थान पर जाकर जम जाते हैं। अब जब ये बहुत ज्यादा जम जाते हैं ये बारीक अवसाद इस तरह से, तो इनके मिट्टी के कणों से के जमने से जो मैदान बनता है, इस तरह के मैदान को बोलते हैं पवन निक्षेपित मैदान या लोयस मैदान। क्योंकि लोयस किसको कहा जाता है, ये जो अवसाद टुकड़े विंड्स लेकर आ रही है अपने साथ बारीक अवसाद, उसको कहते हैं लोयस। तो इससे लोयस से बने मैदान लोयस मैदान हो गए या विंड डिपोजिशनल प्लेन्स हो गए। तो सिंपल सा है, पवनों से निर्मित मैदान। ऐसे मैदान अक्सर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर विंड्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गए लोयस प्लेन्स। फिर है लावा प्लेन्स, लावा निर्मित मैदान। लावा निर्मित मैदान बनते हैं लावा फ्लो से, लावा के प्रवाह से। लावा प्रवाह, लावा कहाँ प्रवाहित होता है या कब प्रवाहित होता है, जब वो बेसिक नेचर का हो, क्षारीय प्रकृति का हो। बेसिक लावा या क्षारीय लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। और ऐसा क्षारीय लावा जब दरारों से निकलता है, फिशर इरप्शन जब होता है उसका, जैसे ये दरार बना देते हैं, यहां से जो लावा निकलेगा वो बेसिक होने की वजह से बहुत फ्लूइड होता है, तरल होता है, इसलिए विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। और जब ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैलता है दूर दूर तक, तो उससे जो मैदान बनते हैं उन्हें लावा मैदान कहा जाता है, लावा प्लेन्स कहते हैं। ऐसे ही क्षेत्र में अगर कंटिन्यूसली लावा और निकलता जाए और उसकी परतें जमती जाए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो धीरे धीरे इस लावा मैदान के स्थान पर क्या बन सकता है, लावा का पठार बन सकता है, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी ज्यादा परतें जमने से। तो लावा मैदान जो है, जहां लावा प्रवाहित होता है वहां बनता है। जैसे इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है, वहां पठार तो बाद में बना है, पर पहले बेसिक लावा फैला था, तो वो पूरा डेक्कन ट्रैप वाला रीजन जो है वहां पर इस तरह के लावा मैदान का निर्माण हुआ था। उसके बाद वो ज्यादा परतें जम गई तो पठार में कन्वर्ट हो गया। तो लावा मैदान इस तरह से बनते हैं, लावा के प्रवाह से, दरारी उद्गार जब होता है उससे। अब देखिए प्लेन्स जो है उसके मैदान के 3 प्रमुख प्रकार हमने देख लिए, उनके सब टाइप्स भी हमने देख लिए। अब मैदानों के काफी ज्यादा उपयोग भी होते हैं, काफी महत्व भी होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो मैदानों के इंपॉर्टेंस को हम देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस को अभी हम रिटन मैनर में तो देखेंगे ही, उससे पहले हम खुद, आपको पता होगा कि मैदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और किन किन चीजों के काम आते हैं। तो देखिए एक तो मैदान जो होते हैं वो काफी उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल। और उपजाऊ होने के कारण मैदानों का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में जो भी चीजें उगाई जाती है, जैसे गन्ना हुआ या कोई भी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो उगाए जाते हैं, उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है कई सारे उद्योगों में। और कृषि के ऊपर जो आधारित उद्योग होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या कृषि आधारित उद्योग। तो कई सारी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो जहां मैदान है वो मैदान उपजाऊ है, वहां खेती होती है, वहां जहां कृषि होती है वहां कृषि आधारित उद्योग होते हैं। और उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र जो है वहां रहने के लिए, आवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, क्योंकि समतल मैदान होते हैं, वहां पे आराम से जो है वो बनाई जा सकती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क आसानी से किया जा सकता है। तो आवास के लिए, रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस कहाँ मिलती है, प्लेन्स में। इसीलिए ज्यादातर जनसंख्या का निवास, पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मैदानों में ही बसावट ज्यादा देखने को मिलेगी। बसावट जहां ज्यादा है वहां लोग ज्यादा रहते हैं, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां श्रमिकों की, लेबर्स की जो उपलब्धता है वो ज्यादा है। जहां लेबर ज्यादा है तो वो लेबर काम आ जाती है किसमें, इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज ऐसे मैदानों में स्थापित होने के 2 कारण हैं, एक तो यहाँ कच्चा माल मिल रहा है, दूसरा यहाँ श्रमिक मिल रहे हैं, लेबरर्स मिल रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज काफी डेवलप हो जाती है। इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो आर्थिक, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, आर्थिक लाभ होता है। और इकोनॉमिक बेनिफिट होता है
तो प्रोग्रेस होती है, प्रोस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है, विकास होता है। विकास होता है तो एक साधारण सा क्षेत्र धीरे धीरे एक बड़े शहर में परिवर्तित हो जाता है। तो शहरों का विकास होता है, मेट्रोपॉलिटन्स का विकास होता है, जहां पर इस तरह के मैदान होते हैं। वहां मैदानी क्षेत्र में जो भूमि होती है या अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स, वहां पे जब बारिश होती है या नदी का जल अगर आता है तो वो पानी आसानी से रिस कर नीचे चला जाता है। तो भूमिगत जल जो होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, उसमें ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होती रहती है रेगुलरली। भूमिगत जल जो है वो हर साल जो उसकी बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि हर साल बारिश का पानी रिस कर नीचे जाता है। तो ऐसे मैदानी क्षेत्र में कुएं खोदना बहुत आसान है, नहरें बनाना बहुत आसान है, खुदाई करना आसान है। इसीलिए मैदानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होती हैं। सिंचाई सुविधाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल होती हैं, क्योंकि मैदानों में कुएं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, नलकूप, नहरें, कैनाल्स जिसको कहते हैं, इन सब का निर्माण करना काफी आसान होता है। और ये जो सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, ये कहीं ना कहीं काम आती है कृषि में, एग्रीकल्चर के काम आती है। फिर उसके अलावा मैदानी क्षेत्र जो है वहां पर एक लाभ और होता है, मैदानी क्षेत्र समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ऐसे समतल मैदानी क्षेत्रों में, फ्लैट लैंड रीजन में, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन सुविधाओं का विकास करना आसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं को उपलब्ध करवाना आसान होता है, जैसे सड़कें बनाना आसान है, रेल की पटरियां डालना आसान है। यहाँ अगर नदी है कोई तो उस नदी में नौवहन करना आसान होता है। तो ये परिवहन की सुविधा कहीं ना कहीं जो उद्योग में जो भी माल उपलब्ध होता है या तैयार माल होता है, उसको बाजार तक पहुंचाने में ये परिवहन सुविधाएं बहुत उपयोगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत यूजफुल होती हैं। तो ये कुछ बेसिक यूजेस हैं या इम्पोर्टेंस हैं प्लेन्स की। अपने आप में प्लेन्स सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास वाले, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं इस तरह के प्लेन रीजन, क्योंकि इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो अब जल्दी से बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल होते हैं, विकास उद्योगों का आसानी से होता है ऐसे क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधाएं यहाँ विकसित की जा सकती है आसानी से। अच्छा, यहाँ पर सभ्यताओं का विकास प्राचीन काल से ही होता आया है और इसीलिए इनको सभ्यताओं का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है मैदानों को, क्योंकि अक्सर विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं वो मैदानों में ही विकसित हुई हैं। फिर है सेटिंग अप ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, जनसंख्या निवास के लिए अनुकूल है, शहर वगैरह की बसावट के लिए अनुकूल है, इसीलिए जो मैदानी क्षेत्र है उनका विकास सबसे ज्यादा हुआ होता है। और सिंचाई सुविधाओं के लिए लाभकारी है या विकास के लिए आसानी होती है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्लेन रीजन में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये मैदान हमने किए, मैदान के विभिन्न प्रकार किए। तो आपसे कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में, पेने प्लेन, पेडी प्लेन, मोनोडनॉक क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स क्या हैं, प्लेन्स के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन सारी चीजों को आप रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।